हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था यूनिफॉर्म मोशन का एक केस किया था। हमने देखा था कि अगर यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है टाइम एक्सिस के पैरेलल। और हमने ये देखा था कि उसके नीचे जितना एरिया आ जाता है वो एरिया हमेशा हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है। आज हम इसका सेकंड केस पढ़ेंगे, वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में हम देखेंगे कि पोजीशन किस तरह से चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जबकि बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। इसमें हम एक्स एक्सिस पर टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम पोजीशन ले रहे हैं। तो आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन में क्योंकि इक्वल चेंजेस इन पोजीशन होती हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसलिए हमारे पास जो इसमें ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसा कि आपको इसमें ग्राफ देखने में मिल रहा है, ए बी जो एक स्ट्रेट लाइन है, ए सी डी बी, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है पोजीशन और टाइम के बीच में। स्ट्रेट लाइन इसलिए बन रही है बिकॉज देयर आर इक्वल चेंजेस इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर हम एक बार फिर से ऐसा करें कि यहाँ पर इस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स ले लें, सी और डी। हमने इस ग्राफ जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनी थी इसके ऊपर हमने दो पॉइंट्स ले लिए। अगर हम सी पॉइंट पर टाइम देखना चाहते हैं कितना है, तो हमें टाइम वाली एक्सिस पर जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं टाइम है यहाँ पर t1। अगर हमने डी पॉइंट पर टाइम देखना है तो हमें टाइम एक्सिस पर जाना पड़ेगा, तो पता चलता है टाइम है t2। इसी तरह से अगर हमने सी पॉइंट पर पोजीशन देखनी है तो हमें पोजीशन वाली एक्सिस यानी वाई एक्सिस पर देखना पड़ेगा। तो आपको देखने में मिल रहा है सी पोजीशन पर, सी पॉइंट पर जो पोजीशन है वो है xt1 और डी पॉइंट पर जो पोजीशन है वो है xt2। अब हम सी को एक्सटेंड करके एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं, सी ई किसके ऊपर, डी1 के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि डी ई अपॉन सी ई किसके बराबर है, डी ई जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है डी ई सी, इसमें जो डी ई है वो परपेंडिकुलर है और सी ई बेस है। तो डी ई अपॉन सी ई विल बी इक्वल टू tan अल्फ़ा। अगर हम यहाँ पर एंगल अल्फ़ा ले लेते हैं तो इट विल बी इक्वल टू tan अल्फ़ा। और डी ई किसके बराबर है, अगर आप पोजीशन वाली एक्सिस पर देखोगे आपको पता चलेगा कि डी ई जो है वो है xt2 माइनस xt1। इसी तरह अगर आप देखना चाहते हो सी ई किसके बराबर है तो वो बन जाता है t2 माइनस t1। तो इसलिए हमारे पास जो डी ई अपॉन सी ई है वो बन जाता है xt2 माइनस xt1 अपॉन t2 माइनस t1 विच इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फ़ा होता है। और tan जो होता है वो हमेशा हमें किसी कर्व की, किसी लाइन की स्लोप के बारे में बताता है। तो इसका मतलब बेसिकली xt2 माइनस xt1 अपॉन t2 माइनस t1 क्या था, वो थी वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि जो इस लाइन की स्लोप होती है वो हमेशा हमें वेलोसिटी के बारे में बताती है। अगर ये स्लोप ज़्यादा इंक्लाइंड होगी, ये जो हमारे पास ग्राफ बना था, जो स्ट्रेट लाइन बनी थी पोजीशन और टाइम के बीच में, अगर इसकी स्लोप ज़्यादा होगी तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है। अगर इसकी स्लोप कम होगी तो इसकी वेलोसिटी कम है। तो इस तरीके से हमें यह पता चलता है कि अगर हम पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो इसकी जो स्लोप होती है वो हमेशा हमें बताती है किसके बारे में, ये हमेशा हमें बता देती है वेलोसिटी के बारे में। अब हम उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि अगर बॉडी की अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं या अनइक्वल डिस्टेंसेस बॉडी कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उस केस में हम कह देते हैं कि बॉडी की मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो उस केस में वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया
कि बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसको हम कह देते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। जब किसी बॉडी की अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल भी कह सकते हो या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी उसको कह सकते हो। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमें कई बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो ढूंढनी पड़ती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट और एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। अगर अगर तो किसी चीज़ की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसमें हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी एक जैसी है, उसकी हर पॉइंट पर वेलोसिटी एक जैसी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से चल रही है तो उसमें हमें इस बात की ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देखना चाहते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। तो वो हम कैसे ढूंढते हैं? जैसे सपोज कर लीजिए एक बॉडी चल रही है, उसकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यानी वेरिएबल वेलोसिटी है। हमसे कहा गया है कि इसकी वेलोसिटी ढूंढिए पी पॉइंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें कहा कि इसकी वेलोसिटी ढूंढिए। हम क्या करेंगे, इसके नज़दीक एक और पॉइंट ले लेते हैं क्यू। सपोज कर लीजिए पी से क्यू तक जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा डिस्टेंस है एंड दैट इज डेल्टा एक्स, और पी से क्यू तक नेचुरली छोटा सा डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम जो लगेगा दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल टाइम, डेल्टा टी। तो उस केस में पी से लेकर क्यू तक वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर हम डेल्टा टी को छोटा कर दें, पहले ही बहुत छोटा था लेकिन अगर और छोटा कर दें, डेल्टा टी को अगर हम छोटा करते जाएं तो आपको देखने में मिलेगा कि क्यू पॉइंट जो है धीरे धीरे पी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी टाइम में अगर वो पी से क्यू जाता था तो अगर उससे आधा टाइम कर दें तो क्यू पॉइंट काफ़ी पी के नज़दीक चला जाएगा, डिस्टेंस कम कवर होगा। अगर हम इसको छोटा करते करते इतना छोटा कर दें डेल्टा टी को कि उसकी वैल्यू तकरीबन ज़ीरो के बराबर कर दें, इन दैट केस कि जब डेल्टा टी तकरीबन ज़ीरो है, नाउ द पॉइंट क्यू विल नियरली कोइंसाइड विद पॉइंट पी, एंड इन दैट केस वी कैन से दैट इट इज़ वेलोसिटी फ्रॉम पी टू पी, दैट मीन्स एट पी। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकल आती है। इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकल आती है किस चीज़ की, एवरेज वेलोसिटी, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल आती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज वेलोसिटी। तो जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि एवरेज वेलोसिटी कई बार ढूंढनी पड़ती है। तो मैं दोनों बातें आपको बताऊंगा, एक तो एवरेज वेलोसिटी और एक एवरेज स्पीड। सपोज कर लीजिए एक बॉडी जो है वो यहाँ से ए पॉइंट से चलती है, तो वो पहले चली जाती है इधर, फिर ए से बी, फिर वो चली जाती है बी से सी। तो अगर हम देखेंगे कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ए से लेकर बी तक प्लस बी से लेकर सी तक, दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन अगर हम उसकी डिस्प्लेसमेंट देखना चाहें दैट विल बी इक्वल टू फ्रॉम ए टू सी। ए से सी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, वो हमारे पास बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम एवरेज स्पीड देखना चाहते हैं, पहले मैं आपको एवरेज स्पीड बताऊंगा। एवरेज स्पीड जो है वो किसके बराबर हो जाती है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो होती है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय जितना टोटल टाइम लगा। तो मान लीजिए ए से बी फिर बी से सी जाने के लिए
सपोज कर लीजिए टाइम लग गया टी, ए से पहले बॉडी बी गई फिर बी से सी गई, तो उसको टाइम लग गया टी। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई टी। तो लेकिन अगर हम एवरेज वेलोसिटी देखना चाहेंगे तो हमें देखना है व्हाट एवरेज वेलोसिटी अगर देखनी है, तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी देखना चाहते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें किसके बराबर हो गई, ए से लेकर सी तक, और टाइम लगा टोटल टी। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो ये जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लेना कि एवरेज स्पीड जो है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेयर एज एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जिस तरह से हमने क्या किया था कि हमने पिछली बार ये देखा था कि हमने ग्राफ बनाया था टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो लेकिन बॉडी की मोशन थी यूनिफॉर्म, और उस केस में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनी थी और हमने ये कहा था कि इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो हमेशा हमें बताती है वेलोसिटी के बारे में। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कभी बॉडी की पोजीशन टाइम के हिसाब से कम चेंज हो रही है, कभी ज़्यादा चेंज हो रही है, उस केस में कभी भी हमारे पास पोजीशन और टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है। हमारे पास कोई भी कर्व बन सकती है, जैसे कि यहाँ पर कर्व बन गई है। तो ये जो कर्व बन गई, तो अब सपोज कर लीजिए कि हम क्या करते हैं, हम ए से लेकर बी तक, ए इसके ऊपर कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी। ए पर पोजीशन क्या है x1, बी पर पोजीशन क्या है x2, ए पर टाइम क्या है t1 और ए पर टाइम क्या है t2। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी देखना चाहेंगे तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, ए और बी को आप आपस में ज्वाइन कर दीजिए और ए बी की जो स्लोप होगी दैट विल गिव यू, वो किसके बराबर हो जाएगी, बी सी अपॉन ए सी के। दैट इज ए बी जो है, ए बी की स्लोप जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, बी सी अपॉन ए सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको बताएगी स्लोप ऑफ द ए बी विच विल टेल यू अबाउट द वेलोसिटी। ये आपको बताएगी वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। लेकिन अगर पॉइंट्स नज़दीक नज़दीक हों, मान लीजिए हम पॉइंट बी को ए के नज़दीक लाते जाते हैं, अगर पॉइंट बी इतना नज़दीक आ गया कि वो तकरीबन ए के साथ ही कोइंसाइड हो गया, उस केस में वो बन जाएगी ए पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पर ए बी लाइन बनाई थी, तो ए पॉइंट पर अगर हम लाइन बनाना चाहेंगे वो बन जाएगी टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें हमारे पास कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। तो अगर हमारे पास जो कर्व बनी है उस कर्व पर अगर हम कोई भी दो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी कितनी है, उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लीजिए और उस ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप हमें बताएगी वेलोसिटी। लेकिन अगर बी पॉइंट को आप ए के बिल्कुल नज़दीक ले आओगे, इन दैट केस बी जो है अगर ए के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, तो तब अगर आप लाइन बनाओगे दैट लाइन विल बी टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट ए। दैट मीन्स दैट टेंजेंट विल टेल यू अबाउट द वेलोसिटी of the body at a particular point, that is at point A, and which is nothing but the instantaneous velocity at point A। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बाय ड्राइंग ए टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट।
एक तो हमने पीछे ऐसे चेक कर लिया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी ग्राफिकली हम ये देख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर होती है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल करके तो उसके बाद बाकी का पोर्शन नेक्स्ट टाइम करेंगे।